अवनी और गौतम के जाते ही पूरे हॉल में एक सन्नाटा छा चुका था। वहीं गायत्री देवी की आंखों में अब तक गुस्सा चढ़ा हुआ था, लेकिन इस पूरे तमाशे के चलते आज शनाया की सगाई खराब हो चुकी थी। घर आए हुए मेहमानों के साथ साथ रघुवीर और सिद्धार्थ पंडित के चेहरे पर नाराजगी साफ दिखाई दे रही थी और इस नाराजगी को देखकर शनाया अंदर ही अंदर अवनी और गौतम को कोस रही थी। अपनी बहन का उतरा हुआ चेहरा देखते ही नील ने आकर उसे गले लगा लिया। शनाया बस, अब रोने की जरूरत नहीं है। अब रोएगा तो ये गौतम और उसके साथ साथ उसकी प्यारी पत्नी अवनी। ये बात कहते हुए नील एकटक गेट के बाहर देखने लगा। वहीं दूसरी तरफ अवनी ने बाहर निकलते ही अपने चेहरे से आंसू साफ कर लिए। कुछ ही देर में सभी कार में बैठकर घर की तरफ निकल गए। अवनी अपने कहे हुए शब्दों पर पछता रही थी जो उसने गौतम से कहे थे। उसने गौतम को कार चलाते हुए देखकर कहा, गौतम, तुम्हें नील से उलझने की जरूरत नहीं है। उससे जितना हो सके दूर ही रहना। हाँ अवनी, लेकिन मैं बस यही समझा रहा था कि उसने मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगाया है। उसके लिए सॉरी, लेकिन उससे जितना हो सके दूर रहना। उसका उठना बैठना गुंडों के साथ है। अगर उससे पंगा लिया तो वो बदला जरूर लेगा। मुझे बचपन से नील पसंद नहीं। ठीक है, मैं इस बात का ध्यान रखूंगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो कुछ करेगा। गीता और अनिल कार की बैक सीट पर चुपचाप बैठे थे। गीता की आंखों में गुस्सा तो था, लेकिन वो शायद घर पहुंचने का ही इंतजार कर रही थी। वहीं अवनी अभी तक नेकलेस अचानक गौतम के पास आने की बात पचा नहीं पा रही थी। अच्छा, एक बात बताओ, आखिर तुम्हारा राठौर परिवार के साथ क्या रिश्ता है? आखिर उस आदमी ने इतने सारे लोगों में तुम्हें ही क्यों वो नेकलेस दिया? ये बात सुनते ही गौतम का मन हुआ कि अवनी को आज अपनी सच्चाई बता दे, लेकिन अगले ही पल उसे दीपशिखा का ख्याल आ गया, जिसके साथ उसे 1 साल बाद शादी करनी थी। इस बात का ख्याल आते ही उसने अपने आप को रोक दिया। नहीं अवनी, मैं तो जानता भी नहीं राठौड़ फैमिली को। कल जब तुम सब लोग चले गए थे तब मुझे वो बुजुर्ग आदमी ज्वेलरी शॉप पर मिला था और उसी ने मुझे वो नेकलेस दिया। इससे पहले मैं उससे कुछ पूछता, वो वहां से निकल गया। उसने बस इतना ही कहा कि नेकलेस तुम्हें दे दूं। सच में यही बात है? सच में यही बात है। अभी तुम्हारे सामने तो उस आदमी ने खुद कहा। गीता ने ये बात सुनते ही भौहें चढ़ा ली और बड़बड़ाने लगी। अच्छा हुआ नेकलेस ही दिया। बम दिया होता तो ये आदमी उसे भी घर ले आता। अकल तो वैसे भी नहीं है इस आदमी में। पता नहीं भगवान जब अकल बांट रहे थे तब ये आदमी कहाँ गया था। अवनी अपनी मॉम की बात को नजरअंदाज करके गौतम को समझाने लगी। गौतम का भी ध्यान कार चलाने में ही था। गौतम, ऐसे किसी से भी कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है। तुम जानते नहीं हो कि लोग तुम्हारा कैसे फायदा उठा लेते हैं। आइंदा जब तक सामने वाले से कोई जान पहचान ना हो तब तक उससे कुछ मत लेना। हाँ, आइंदा कभी ऐसी गलती नहीं होगी। गौतम से बात करने के बाद अवनी कार से बाहर देखने लगी। वो समझ गई थी कि मुंशी जी के पास गौतम से अच्छा जरिया नहीं था अपनी बात पहुंचाने का, लेकिन वो इस बात से बेखबर थी कि मुंशी जी ने गौतम के कहने पर ही ये सारा नाटक खेला था। वहीं दूसरी तरफ गौतम कार चलाते हुए बार बार अवनी को देख रहा था। अवनी से झूठ बोलने की बात उसे अंदर ही अंदर कचोट रही थी। अवनी, मुझे माफ करना, मैंने तुमसे झूठ बोला, लेकिन क्या करूं, इसके सिवाय मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। अगर तुम्हें सच बताता हूं तो मुंशी जी से किया हुआ वादा तोड़ना पड़ेगा, इसलिए अगले 1 साल तक मैं तुम्हें सच नहीं बताऊंगा। ये बात सोचते हुए गौतम एकटक खाली सड़क में देखने लगा। देखते ही देखते उसने कार घर के बाहर लगा दी। अग्रवाल हाउस से वापस आने के बाद सभी के चेहरे पर मायूसी छाई थी। सभी एक एक कर घर के अंदर चले गए। रात हो चुकी थी। गीता ने अंदर कदम रखते ही गौतम के ऊपर एक खड़ूस सास की तरह ताने बरसाने शुरू कर दिए। गौतम भी सिर झुकाए सुनता जा रहा था। शक्ल तो देखो इस ढीठ की, इतना सब कुछ सुनने के बाद भी बेशर्मों की तरह खड़ा है, मुंह में जैसे दही जमा रखा हो। अवनी के पूजनीय दादाजी ने अगर इस महान हस्ती से मेरी बेटी की शादी न कराई होती तो आज मेरी बेटी भी किसी बड़े घर की बहू होती। बड़ा घर तो छोड़ो, हमें तो अपने ही घर में एक भूत पालना पड़ रहा है।
गौतम, बस बहुत हुआ। बहुत तोड़ ली तुमने घर बैठकर मुफ्त की रोटियां। तुम्हारी वजह से हमें हर वक्त लोगों के सामने जलील होना पड़ता है, इसलिए अब कहीं ना कहीं जाकर जॉब ढूंढो। हमारी हालत तुम जानते ही हो। अब हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मुफ्त में तुम्हारा भी पेट भरे। अरे अगर आज इसके पास कोई ना कोई नौकरी होती तो उस सिद्धार्थ को इतना कुछ कहने का मौका तो नहीं मिलता। मॉम डैड, आई एम सॉरी। मेरी वजह से आपको लोगों के ताने सुनने पड़े, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैंने कोशिश नहीं की। मैं जहां भी जॉब के लिए जाता हूँ वहां बात बनते बनते बिगड़ जाती है। तो फिर साफ बोल दो कि जिंदगी भर हमारे सिर पर ही नाचना है। छोड़ो गीता, तुम भी कहां भैंस के आगे बीन बजा रही हो। गौतम ने अपना सिर शर्म से नीचे कर लिया। अवनी बिना कुछ कहे उसे देख रही थी। मैं कोशिश करूंगा कि जितना जल्दी हो सके कोई ना कोई नौकरी मिल जाए। कोई जरूरत नहीं है नौकरी ढूंढने की। कोई ऐसी वैसी नौकरी करोगे तो भी लोग ताने देंगे। उन्हें तो नया टॉपिक मिल जाएगा, इसीलिए यहीं घर बैठो और घर का काम करो। अवनी की बात के आगे गौतम कुछ कह नहीं पाया। गीता भी अपना सिर पकड़कर बैठ गई और गुस्से भरी निगाहों से गौतम को देखने लगी। अब जाओ, यहाँ खड़े खड़े किसका वेट कर रहे हो? जाकर खाना बनाओ। गीता की तीखी आवाज सुनकर गौतम किचन की तरफ चला गया। अगर दाल में नमक थोड़ा सा भी ज्यादा हुआ तो वह सारी दाल तुम ही बैठकर खाना। गीता ये कहते हुए अपने सिर को दबाने लगी। अपनी मॉम को इस तरह देखते ही अवनी उनके पास आकर बैठ गई। अवनी बेटा, क्यों जिद ले रखी है इस आदमी के साथ रहने की? अरे तेरे सामने इतना बड़ा रिश्ता है और तू उसे ठुकरा रही है। भगवान बहुत ही कम लोगों पर ही मेहरबान होते हैं, उनका आशीर्वाद मत ठुकरा। तलाक दे दे इस आदमी को। मॉम, आप ये बात कितनी बार भी दोहरा लीजिए, मेरा जवाब नहीं बदलने वाला। मेरा जवाब वही रहेगा, मैं गौतम को तलाक नहीं दूंगी। आखिर उसे तलाक देने की कोई वजह भी तो होनी चाहिए। उसने आज तक मुझसे ऊंची आवाज में बात नहीं की, मेरा हर कहा मानता है और तो और अपनी पूरी कोशिश करता है। अब अगर बात नहीं बन पाती तो इसमें इसकी क्या गलती? गीता ये बात कहकर सोफे से उठकर वहां से जाने लगी। तुझे तो कहना ही बेकार है। जब अपने बच्चे ही खुद की जिंदगी बर्बाद करने की ठान चुके हो तो माँ बाप भी क्या करेंगे? ये बात बड़बड़ाकर गीता कमरे में चली गई। अनिल भी परेशान होकर दरवाजे से बाहर निकल गया। वहीं गौतम ने किचन में रहकर अवनी की ये बात सुन ली थी। आज खुद के लिए अवनी के दिल में जगह देखकर उसे मन ही मन बहुत खुशी हो रही थी। वहीं दूसरी तरफ शनाया की सगाई होने के बाद गायत्री देवी आगे की प्लानिंग में जुट चुकी थी। रघुवीर पंडित के बेटे के साथ शनाया की सगाई करवाकर उसे कहीं ना कहीं एक उम्मीद नजर आ रही थी। साथ ही एक उम्मीद उसे इस बात की भी थी कि अवतार ग्रुप जोधपुर में सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल बनाने जा रहा था, जिसमें बहुत सारे आर्किटेक्चर फर्म्स ने अपनी एप्लीकेशंस भेजी थी, जिनमें से एक है अग्रवाल ग्रुप। अपने पति हिम्मत अग्रवाल के जाने के बाद गायत्री देवी ने सारा बिजनेस अपने कंट्रोल में कर लिया था, पर कुछ सालों से कंपनी लॉस में जा रही थी और गायत्री देवी किसी भी हाल में अग्रवाल ग्रुप को फिर से टॉप पर लाना चाहती थी और इसके लिए उनका डिजाइन सिलेक्ट होना बहुत जरूरी था और ये बात अवनी अच्छे से जानती थी। भले ही दादी सा ने अवनी के परिवार को घर से अलग किया था और अवनी अभी भी अग्रवाल ग्रुप में एज अ डिजाइनर काम कर रही थी। उसे उम्मीद थी कि शायद एक दिन उसके काम से खुश होकर वो उन्हें वापस अपनाएगी। अवनी को अवतार ग्रुप के प्रोजेक्ट की बात का पता लगते ही वो अपना सारा काम छोड़कर दिन रात डिजाइन बनाने में जुट गई। उसे अपने आप पे कॉन्फिडेंस था। आफ्टर ऑल मुंबई के टॉप कॉलेज से अवनी ने आर्किटेक्चर की पढ़ाई में टॉप किया था और उसका सपना था कि उसे एक दिन दादी सा अग्रवाल ग्रुप का डिजाइन डायरेक्टर बनाएंगी। अगर अवतार ग्रुप प्रोजेक्ट में अवनी का डिजाइन चुन लिया गया तो उसे अग्रवाल ग्रुप का डिजाइन डायरेक्टर बनने से कोई नहीं रोक सकता था। गौतम जब जब अवनी को रात में काम करते हुए देखता तब तब उसे ख्याल आता कि वो अभी के अभी अभिनव को फोन कर एक झटके में अवनी का डिजाइन सिलेक्ट करवा दे। पर अवनी के डिजाइन को देखकर उसे कॉन्फिडेंस था कि अवनी का ही डिजाइन सिलेक्ट होगा और वो बिना वजह अवनी की
सेल्फ सक्सेस के रास्ते में नहीं आना चाहता था और इसलिए डिजाइन सिलेक्शन मीटिंग के दिन गौतम सिर्फ अवनी को दही शक्कर खिलाकर ऑल द बेस्ट कहते हुए उसे अग्रवाल ग्रुप ड्रॉप करता है और इस प्लानिंग में लग जाता है कि अवनी जब शाम को वापस घर लौटेगी तो वो कैसे उसकी जीत को सेलिब्रेट करेगा। वहीं अवनी भी कॉन्फिडेंट थी कि आज शायद दादी सा के मन में उसके प्रति जो गुस्सा था वो डिजाइन देखकर दूर हो जाएगा। कॉन्फ्रेंस रूम में सभी लोग अपने अपने डिजाइन लेकर आ चुके थे। अवनी गायत्री देवी के पास चली जाती है। दादी सा, मेरा डिजाइन। गायत्री देवी अवनी के हाथ से डिजाइन लेकर देखने लगी। ठीक है, वहां बैठ जाओ। गायत्री देवी ने बड़ी सी चेयर के चारों तरफ लगी कुर्सियों में से एक कुर्सी की तरफ इशारा कर दिया। अवनी ने जैसे ही मुड़कर उस कुर्सी पर नजर डाली, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। सामने नील बैठा था, जिसकी आंखों में अब तक बदले की आग भड़क रही थी। अवनी ने एक पल रुककर गहरी सांस ली और अगले ही पल उसके पास जाकर बैठ गई। अवनी, तुम क्यों यहां अपना टाइम बर्बाद करने आई हो? इससे अच्छा तो तुम अपने सुमेर पैलेस के आशिक से कहती तो वो तुम्हारा डिजाइन एक झटके में सिलेक्ट करवा देता। ज्यादा से ज्यादा क्या होता, तुम्हें उसके साथ एक रात ही तो गुजारनी पड़ती। मेरी छोड़ो, भूलो मत सिर्फ दादी सा की वजह से ही तुम इस कुर्सी पर बैठे हो, वरना तुम ये जगह डिजर्व नहीं करते। तुम्हारा आर्किटेक्ट और डिजाइनिंग से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। नील ये बात सुनकर अपने आसपास देखने लगा। हालांकि गुस्से से उसका शरीर गर्म हो चुका था, लेकिन इस वक्त वो बात आगे बढ़ाकर गायत्री देवी की इज्जत खराब नहीं करना चाहता था, पर वो अवनी को बिना सबक सिखाए ऐसे जाने भी नहीं देना चाहता था। देखते ही देखते वो घड़ी आ जाती है जिसका सभी को इंतजार था। कॉन्फ्रेंस रूम में अवनी और घर में गौतम दोनों बेसब्री से इंतजार कर रहे थे उस पल का जब गायत्री देवी अवनी का नाम लेगी। गौतम से और रहा नहीं जाता और वो अवनी को कॉल लगाता है, पर अवनी गौतम का कॉल नहीं उठाती है। कुछ घंटों बाद वो फिर से अवनी को कॉल करता है, पर अवनी का कॉल स्विच्ड ऑफ आता है। गौतम अब टेंशन में आ जाता है। उसे बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है कि अवनी ठीक नहीं है। वो अवनी के ऑफिस में लैंडलाइन पर कॉल करता है और उसे पता चलता है कि अवनी बहुत पहले ही ऑफिस से निकल चुकी थी। ऐसा क्या हुआ अवनी के साथ ऑफिस में? क्या नील अवनी से अपना बदला लेने में कामयाब हो गया? क्या अवनी दादी सा का प्यार फिर से जीतकर अग्रवाल ग्रुप का डिजाइन डायरेक्टर बन जाएगी, या फिर गौतम का डर सच साबित होगा?